हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज गणशत्रु। इस सीरीज में 6 क्राइम स्टोरीज है और ये 6 स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कोलकाता में रहने वाले साजल नाम के लड़के से। एक्चुअली साजल जब छोटा था तभी उसके पेरेंट्स ने सेपरेट होने का डिसीजन लिया था, जिसके बाद साजल के पापा ने उसे पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहता है और साजल ने अपने पापा को चूज़ किया। जिसके बाद साजल को पता चला कि एक्चुअली उसके पापा की दूसरी शादी हुई थी और वहाँ से उसे एक भाई भी था। ये देखकर साजल काफ़ी शॉक था, जिसके बाद वो अपने पापा के साथ ही रहने लगा। लेकिन साजल की जो सौतेली माँ थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती, यहाँ तक कि साजल के पापा भी साजल के साथ हमेशा मारपीट करते और साजल चुपचाप ये सारा टॉर्चर सहन करता रहता, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन साजल उनका हर एक थप्पड़ को काउंट कर रहा था और उसने डिसाइड किया था कि अगर किसी दिन 1000 थप्पड़ पूरे हो गए तो फिर वो उनको सबक सिखा कर रहेगा। इसलिए वो लोग जब भी साजल को थप्पड़ मारते वो काउंट करता। यहाँ तक कि साजल का जो भाई था जिसका नाम था काजल, वो भी साजल को इसी तरह से ट्रीट करता, उसके साथ हमेशा झगड़ा करता और उसे मारता पीटता। यानी कि साजल की फैमिली बस नाम की फैमिली थी, जिसकी वजह से साजल को घर जाना भी पसंद नहीं था। लेकिन साजल की जिंदगी में उसके कुछ खास दोस्त थे जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और साजल उनके साथ हमेशा अपना दुख शेयर करता। तो वही उसके दोस्तों को भी साजल का ये दुख सुनकर काफ़ी बुरा लगता, क्योंकि साजल के साथ घर में इतना सब कुछ हो रहा था। अब एक दिन साजल देखता है कि उसके पापा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि साजल ने उनके पैसे चुराए हैं। हालांकि साजल को इन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसके पापा उसे पीटते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे वापस नहीं मिले तो वो उसे छोड़ देंगे। अब ये सुनकर साजल समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। साथ ही उसके पापा फिर से उसे थप्पड़ मारते हैं और इस तरह से 1000 थप्पड़ पूरे हो गए थे और अब साजल की लिमिट खत्म हो चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि साजल अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था कि तभी उनके घर में कुछ गुंडे घुसते हैं, जिसके बाद उनके सभी घर वालों को मारकर फिर साजल को भी जख्मी करके चले जाते हैं। अब अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है और ये सब देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे, क्योंकि साजल के घर में उसकी माँ, उसके पापा और उसके भाई तीनों का मर्डर हो गया था। तो वही साजल को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। जिसके बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें साजल पर ही डाउट हो रहा था। पहले वो साजल से पूछताछ करते हैं तो साजल कहता है कि वो अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था। तभी डोरबेल बजी और जैसे उसने डोर ओपन किया 8 लोग उसके घर के अंदर घुस गए, जिसके बाद उन्होंने उसकी माँ के थ्रोट पर चाकू रखा कि तभी वहां पर उसके पापा और भाई भी आया, जिसके बाद उन लोगों ने उन्हें भी बंदी बना लिया। साजल कहता है कि जब उसके पापा ने और भाई ने उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया तो उन लोगों ने उन दोनों को मार दिया, जिसके बाद उन्होंने साजल की माँ को भी मारा और फिर उन्होंने साजल पर भी हमला करके वहां से चले गए। अब पहले तो पुलिस वालों को साजल की हर बात सही लगती है, लेकिन बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं तो एक के बाद एक उनके सामने कुछ ऐसे एविडेंस आते हैं जो कि ये साबित कर रहे थे कि साजल झूठ बोल रहा है। इसलिए वो साजल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन साजल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। अब वो पुलिस वालों को फिर से एक नई कहानी बताने लगता है कि उनके घर में 7 लोग आए थे। अब ये सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि पहले तो साजल ने कहा था कि 8 लोग आए थे, तो फिर अब 7 लोग कैसे हो सकते हैं। साथ ही वो साजल से पूछते हैं कि साजल ने तो कहा था कि 8:30 बजे उसके पापा और भाई घर आए थे, जबकि उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि साजल के पापा ने तो 9:30 बजे दुकान बंद की थी। तो फिर साजल ने ऐसा क्यों कहा कि वो 8:30 बजे आए थे। अब ये सब सुनने के बाद साजल समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे काफ़ी धमकाते हैं और आखिरकार साजल उन्हें सच बताने लगता है। साजल बताता है कि उसके पापा, उसकी माँ, उसका भाई उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और साजल उनकी इन हरकतों से तंग आ गया था। वो हमेशा न्यूज़ चैनल देखता रहता ताकि उसे पता चल सके कि मर्डर कैसे करना है और उसके बाद उसे कैसे छुपाना है, और वो देखकर ही उसके पास ये आइडिया आया, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी इस सब में शामिल कर लिया और उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि साजल जब अपने घर पर होगा तभी वो लोग घर पर आएंगे और सबसे पहले साजल की माँ को मारेंगे। जिसके बाद जैसे ही उसका भाई और पापा आएंगे वो लोग उन्हें भी ख़त्म कर देंगे। अब जैसे उन्होंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही होता है और साजल के पापा और भाई जब घर आते हैं तो ये लोग उन्हें भी मार देते हैं। साजल खुद अपने बड़े भाई को मार देता है क्योंकि उससे उसे बदला लेना था। जिसके बाद साजल कुछ सॉल्यूशंस लेकर आता है ताकि वो मर्डर वेपन पर जो खून लगा था उसे साफ कर सके। जिसके बाद जैसा उन्होंने प्लान किया था, साजल के दोस्त साजल को कुर्सी से बांध देते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं ताकि सबको ऐसे ही लगे कि साजल के ऊपर भी अटैक हुआ था।
लेकिन पुलिस वालों को इसी बात पर डाउट हुआ था, क्योंकि साजल के ऊपर भले ही वार करने के निशान थे, लेकिन उसे कोई भी चोट नहीं आई थी। यहाँ तक कि उसके बॉडी पर एक खरोच भी नहीं थी। और इसी वजह से पुलिस वालों को साजल के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था। अब साजल की सच्चाई पुलिस वालों के सामने आ गई थी, लेकिन साजल को अपने माता पिता और भाई को मारने का कोई दुख नहीं था। वो कहता है कि श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि अपने हक के लिए अपनों के खिलाफ कभी कभार हथियार उठाने पड़ते हैं, और ठीक वैसे ही उसने भी ऐसा ही किया है। अब उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि दुकान, घर और बाकी बिजनेस, अब सब कुछ उसके हैं और वो सब कुछ अच्छे से संभालेगा। अब ये सब सुनकर पुलिस वाले भी काफी शॉक थे, क्योंकि साजल को मर्डर करने का बिल्कुल भी गम नहीं था। जिसके बाद साजल को सजा हो जाती है और 2017 में वो जेल से छूट जाता है। उसके बाद साजल कहाँ गया, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और यहीं पर हमारी पहली स्टोरी एंड हो जाती है। तो हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले कामरू से। एक्चुअली कामरू शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी वाइफ हमेशा उसे ताने देती रहती है कि कामरू किसी भी काम का नहीं है, वो बस नाम का मर्द है, उसके अंदर मर्द जैसा कुछ भी नहीं है। और इन सब बातों से कामरू हमेशा बहुत ज़्यादा हर्ट होता। साथ ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की बातें हमेशा उसे सहन करनी पड़ती, और इसी वजह से वो हमेशा उदास रहता था। साथ ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो हमेशा लॉटरी की टिकट परचेस करता, लेकिन उसे कभी भी लॉटरी नहीं लगती। आज फिर से वो लॉटरी की टिकट लेने जाता है, जिसके बाद एक जगह पर आकर बैठ जाता है। वहां पर बैठकर वो यही सोच रहा था कि आखिर उसकी वाइफ हमेशा उसे जलील क्यों करती है, कि तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि कामरू से सिगरेट मांगता है, और कामरू उसे दे भी देता है। जिसके बाद वो बंदा कामरू से कहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, बस कामरू का खून जो ठंडा पड़ गया है, कामरू को उसे फिर से उबालना होगा। साथ ही वो उसे कहता है कि लाल रंग उसके लिए लकी है, इसलिए कामरू को लाल रंग पर फोकस करना होगा। अब ये बात सुनकर कामरू भी सोच में पड़ जाता है, और फिर वो लाल रंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। सबसे पहले वो लाल शर्ट खरीदता है, जिसके बाद एक औरत को देखता है जो कि घर में अकेली थी। उसने भी लाल ड्रेस ही पहना था, और कामरू मौका देखकर उसके घर में घुस जाता है और वहां से कुछ सामान चुराता है। लेकिन जब वो औरत उसे पकड़ लेती है, तो कामरू उसके ऊपर चेन से अटैक करता है और वहां से भाग निकलता है। उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही कामरू को कुछ सामान मिला था, जिसे वो बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है, कि तभी कामरू को पता चलता है कि उसकी लॉटरी लग गई है, और उसे 25,000 की लॉटरी लगी थी। ये देखकर कामरू समझ जाता है कि सच में उसके लिए लाल रंग रखी है, और उसके बाद से वो डिसाइड करता है कि अब से वो लाल रंग पहनी हुई औरतों को मारेगा। जिसके बाद कामरू अपने लिए एक बाइक भी खरीद लेता है, जिसे वो पूरी तरह से लाल कलर कर देता है। साथ ही उसके पास हेलमेट भी लाल ही था, और इस तरह से कामरू दोपहर को औरतों के ऊपर अटैक करता, क्योंकि दोपहर को 12 से 4 के बीच औरतें घर पर अकेली होती, क्योंकि उनके हस्बैंड जॉब पर गए होते, इसलिए घर में औरतों के अलावा कोई भी नहीं होता। कामरू उनके घर में घुस जाता और उनका सामान चोरी करने लगता, और जैसे कोई उसे पकड़ लेता तो वो झूठ बोलता था कि वो मीटर रीडिंग के लिए आया था, लेकिन औरतें उसका झूठ पकड़ लेती थी। जिसके बाद जैसे वो चिल्लाने लगती, कामरू उन्हें मार देता। अब पहली वाली लेडी को तो कामरू मार देता है, लेकिन दूसरी वाली लेडी को जब वो मारता है तो उसके अंदर की हवस जागने लगती है। उसे अपनी वाइफ के ताने याद आने लगते हैं, जैसे वो कहा करती थी कि वो बस नाम का मर्द है, और इसी वजह से वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उनके साथ इंटीमेट होता और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करता, ताकि वो अपनी सारी भड़ास निकाल सके। अब इस तरह से एक के बाद एक मर्डर होने लगते हैं, और पुलिस वाले भी ये देखकर काफ़ी हैरान थे। वो जब कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक लाल ड्रेस वाला बंदा, जो कि लाल बाइक और लाल हेलमेट में ही यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, मतलब जिनका भी मर्डर होता है वहाँ पर ये बाइक ज़रूर पाई जाती थी। और इसी वजह से पुलिस वाले लाल बाइक को ढूंढने लगते हैं। अब कामरू को भी इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन लाल कलर उसके लिए लकी था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता था। साथ ही कामरू हमेशा मर्डर करने के लिए एक चेन की यूज़ करता, जिसकी वजह से उसे चेन बैंड भी कहा जाता। अब पुलिस वाले जब एक दिन चेकिंग कर रहे थे, तो वो लोग कामरू को पकड़ लेते हैं। अब कामरू पुलिस वालों पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। जिसके बाद कामरू को फांसी दी जाती है, क्योंकि कामरू ने अब तक 9 से ज़्यादा औरतों को मारा था। और इसी के साथ हमारी दूसरी स्टोरी एंड होती है। अब हमारी तीसरी स्टोरी है एशियाज फर्स्ट वुमेन सीरियल किलर प्रोइलोक्या की, जो कि कलकत्ता से थी। एक्चुअली जब वो छोटी थी तभी उसकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जिसके बाद एक आदमी ने उसे सोनागाछी में बेच दिया। जहाँ आने पर त्रोयल समझ गई थी कि अगर उसे यहाँ पर टिक कर रहना है तो उसे बहुत ज़्यादा खास बनना होगा, और उसने उसी के ऊपर काम किया। जिसके बाद वो वहाँ की सबसे फेमस लड़की बन गई। हर कोई कस्टमर उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता, और ऐसा करते हुए त्रोयल वहाँ की लीडर बन गई।
उसके अंडर काफ़ी सारी लड़कियां काम करती, लेकिन आज भी ट्रोयल के दीवाने बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ट्रोयल को अब ये सब करके पैसे नहीं कमाने थे, जिसमें उसका साथ काली बाबू दे रहे थे, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एक्चुअली काली बाबू उसके लिए कस्टमर लेकर आता, जिसके बाद ट्रोयल उन्हें काफ़ी ज़्यादा नशा करवाती, और जैसे ही वो बेहोश हो जाते, उनके सारे गहने कपड़े उतार कर उन्हें एक सुनसान जगह पर छोड़ देते। अब जो भी लोग उनके पास आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली से थे, और इसी वजह से वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं कर सकते थे कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो सबको पता चल जाता कि वो लोग कहाँ पर जाते हैं, और इसी वजह से ट्रोयल और काली हमेशा बच जाते। लेकिन अब तक उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्राइम्स किए थे, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसके बारे में पता चल गया था, और इसी वजह से इंस्पेक्टर प्रियोनाथ उनके पीछे पड़ा था। अब काली ट्रोयल को समझाता है कि प्रियोनाथ उनके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है, इसलिए अब वो ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। जो सुनकर ट्रोयल कहती है कि वो चिंता ना करे, उसने सोच लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है। वो काली से कहती है कि वो अपनी एक लड़की को तैयार करेगी, जहाँ वो ऐसा दिखाएंगे कि एक बहुत अच्छे खानदान से एक बहुत अच्छी लड़की शादी के लायक है, और काली उसके लिए रिश्ता ढूंढेगा। जिसके बाद जैसे ही शादी हो जाएगी, वो दूल्हे से सारा पैसा निकाल कर उसे मार कर वहाँ से निकल आएंगे। अब वो लोग वैसा ही करने लगते हैं, और काफ़ी सारे लड़कों को इस तरह से फेक शादी में फंसाते हैं, जिसके बाद उन दूल्हों को मारकर उनके गहने पैसे ये सब कुछ लूट लेते। अब उनका ये काम भी काफ़ी टाइम तक चल रहा था, और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए सभी लोग काफ़ी खुश थे और पार्टी कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि ट्रोयल को हरी से काफ़ी लगाव था। एक्चुअली हरी काली का बेटा था, और ट्रोयल उसे अपना बेटा ही समझती थी। तो वही इंस्पेक्टर प्रियोनाथ को बार बार ये खबरें मिल रही थी कि दूल्हों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस सब के पीछे काली बाबू है। इसलिए वो काली के घर आता है और उसके घर की तलाश लेता है। तो वहाँ पर उसे काफ़ी सारे गहने पैसे ये सब कुछ मिल जाते हैं, जो देखकर ये साबित हो जाता है कि काली ने ये सब कुछ किया है। अब प्रियोनाथ जानता था कि इस सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ट्रोयल की भी है, इसलिए वो काली को काफ़ी टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि इस सब में कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीटने के बाद भी काली यही कहता है कि उसने ये सब कुछ अकेले ने किया है। जब इंस्पेक्टर इस बारे में ट्रोयल से बात करता है, तो वो भी यही कहती है कि काली उसका कस्टमर था, इसलिए वो हमेशा उसके पास आया करती थी, लेकिन उसे पता नहीं कि काली ये सब काम भी किया करता था। अब इंस्पेक्टर के पास ट्रोयल के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कर पाता। तो वही काली ने अपने क्राइम कन्फेस किए थे, जिसकी वजह से उसे फांसी हो जाती है। जिसके बाद कुछ टाइम आगे बढ़ता है, और हम ट्रोयल को देखते हैं जो एक जंगल में थी, जहाँ वो लड़कियों को सिखा रही थी कि कैसे उन्हें मोह माया से दूर रहना है और कैसे खुद को शुद्ध बनाना है। वो सबसे कहती है कि उन्हें अपने गहने वगैरह सब कुछ दान कर देने चाहिए, ताकि वो अपने सभी बोझ से आज़ाद हो जाए, और कहीं ना कहीं लड़कियां भी उसकी बात मानकर ये सब करने के लिए तैयार हो जाती। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और हम ट्रोयल को देखते हैं जो अलग अलग लोकेशन पर जाकर इस तरह के प्रवचन दिया करती थी। लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर फिर से उसके पास आता है, क्योंकि उसके पास एक लड़की आई थी जिसने कहा था कि उसकी एक फ्रेंड जो कि ट्रोयल के पास गई थी वो मिसिंग है, और इसी वजह से अब इंस्पेक्टर को फिर से ट्रोयल पर शक होने लगता है। वो ट्रोयल के साथ पूछताछ करता है, लेकिन ट्रोयल उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। वो कहती है कि लड़कियां उसके पास आती है, फिर वो उन्हें ज्ञान की बातें देती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उनके साथ क्या होता है या फिर उनके गहने कहाँ जाते हैं, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन प्रियोनाथ को पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे ट्रोयल ही है, इसलिए वो उसे धमकाने की भी कोशिश करता है, बट ट्रोयल अपने बयान से नहीं पलटती। लेकिन प्रियोतोष को पूरा यकीन था कि ट्रोयल ने ये सब कुछ किया है, और वो जान चुका था कि ट्रोयल की बस एक ही कमजोरी है, और वो है हरी। इसलिए वो हरी को वहाँ पर लाता है, और ट्रोयल से कहता है कि अगर ट्रोयल ने अपना क्राइम कन्फेस नहीं किया, तो वो अपने रिपोर्ट में यही लिखेगा कि ये सब कुछ हरी ने किया है, और उसी ने उन लड़कियों को मारा है। अब ये सुनकर ट्रोयल काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बता रही थी। तो इंस्पेक्टर हरी को काफ़ी पीटने लगता है, और ये देखकर ट्रोयल घबरा जाती है, क्योंकि वो हरी से बहुत प्यार करती थी, और हरी उसके लिए उसके बेटे जैसा था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए तैयार है, और वो उन्हें बताती है कि किस तरह से वो लड़कियों को मारा करती थी। एक्चुअली वो लड़कियों को कहती कि शुद्धि के लिए उन्हें लेक में जाना होगा, और जैसी लड़कियां लेक में जाती, वो उन्हें डुबाकर मारती थी, और उनके सारे गहने लेकर एक सीक्रेट जगह पर रख देती। साथ ही ट्रोयल उसे ये भी बताती है कि जब वो काली के साथ मिलकर दूल्हे को मारा करती थी, तो उनके ग्रुप में काफ़ी सारे लोग थे। लेकिन जब वो समझ गए कि अब वो लोग पकड़े जा सकते हैं, तो उन दोनों ने मिलकर उन सभी लोगों को जहर दिया था, और उन्हें क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में जाकर गाड़ दिया था। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर भी काफ़ी शॉक था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर अपने सारे ग्रुप वालों को ही मार दिया था। जब वो वहाँ पर जाकर
ग्रेवयार्ड को छानता है तो वहाँ पर उसे काफ़ी सारी लाशें मिल जाती है। साथ ही अलग अलग लेक की जब तलाशी होती है तो उसमें भी काफ़ी सारी लड़कियों की बॉडी मिल जाती है। और साथ ही ट्रोयल के पास वो सारी ज्वेलरी मिलती है जो उसने लड़कियों से चुराई थी। लेकिन ट्रोयल को अभी भी अपने कुछ करने पर पछतावा नहीं था। उसका कहना था कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही है। अब चाहे तो वो लोग उसे मार सकते हैं लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकते। जिसके बाद ट्रोयल को फांसी होती है और यहीं पर ये तीसरी स्टोरी एंड हो जाती है। इसके आगे की 3 स्टोरीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरीज़ और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।